अंबिकापुर का यह कस्बा सरगुजा के अंतर्गत आने वाला छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ी जिला है। यहां पर काफी मात्रा में वन संपदा पाई जाती है। इस जिले में अलग-अलग जाति के आदिवासी लोग रहते हैं। इन जातियों में गोंड जातियों की तादाद सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि ये लोग 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इन जंगलों में आकर बस गए। सरकार इन आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काफी प्रयास कर रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि इन आदिवासियों के विकास की योजनाओं को गांव की पंचायत ही लागू करती है। यानी ये लोग खुद ही अपने विकास के लिए नई-नई योजनाएं बनाते हैं और लागू करते हैं। ये है सरगुजा जिले का एक छोटा सा गांव लाल माटी। यहाँ पे आदिवासियों की प्रगति के लिए सरकार ने एक छोटा सा प्रयास किया। यहाँ पे वुड कार्विंग यानी लकड़ियों का काम यहाँ के आदिवासियों को सिखाया जाता है। कला शायद इन आदिवासियों को विरासत के रूप में मिली हुई है। तभी तो ये बड़ी आसानी से किसी कला को आत्मसात कर लेते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चित्रकारी हो या फिर बेजान लकड़ियों को तराश कर उनको जीवंत कर देने की कला हो। इन कलाकृतियों को बनाने में न सिर्फ इनकी मेहनत, लगन, बल्कि एक साधना और भक्ति भी होती है। ये आदिवासी अपना सब कुछ भूलकर कला की सेवा में लग जाते हैं। बस आवश्यकता होती है एक अच्छे प्रशिक्षक की, जो इनका उचित मार्गदर्शन कर सके। क्या नाम है आपका? झोलर। कौन से गांव के रहने वाले हो? गंजाडार। ये आप क्या बना रहे हो? ये मूर्ति बना रहे हैं साहब। कौन सी मूर्ति है, जरा दिखाइए तो। ये तो गणेश भगवान। ये काम आपने कहाँ सीखा? ये हम लोग का मास्टर है, सिखा रहा है। इसी गांव में सिखाते हैं? जी। कब से सीख रहे हैं आप ये काम? अब 5 महीना बीत गया साहब। 5 महीने से सीख रहे हैं? जी। ये मूर्ति कितने दिन में बनाई आपने? इसको तभी सिखाई में इसको 10-15 दिन लग गया है साहब। 10-15 दिन में बना दिया? जी। गणेश की ये प्रतिमा इतनी सुंदर कि मानो खुद भगवान इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ताड़ के पेड़ पर आदिवासी हो या हनुमान जी अपने हाथ में पहाड़ लिए हो, या फिर आदिवासी महिला पेड़ के नीचे बैठकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हो, ये सारी कलाकृतियां इनके जीवन का एक प्रतिबिंब है। यहाँ ये लड़का लोग काम सीखेंगे तो, और यहाँ लकड़ी पाटा का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कमार लकड़ी का बनता है, सागौन लकड़ी का बनता है, और यहाँ लकड़ी फाटा का भी बहुत थोड़ा मोड़ा सस्ता मिलता है। और ये लड़का मन इतना बोलते हैं कि काम सीखने से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, मद्रास जाएंगे, ऐसा टाइप का वो लड़का लोग बोलते हैं। अक्सर इन कलाकारों को सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, ताकि वहां के लोग भी इस सुंदर कला का आनंद उठा सकें। महिलाओं के लिए सर यहाँ कुछ ट्रेनिंग चले सर, सिलाई मशीन का और दरी बुनाई, कालीन बुनाई, इसके बाद ट्रेनिंग चलता तो सब करते सर, बढ़िया है।
प्रदेश के आदिवासियों को योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 100% शासकीय व्यय पर अलग-अलग कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह इनको 500 रुपए प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है ताकि ये आगे चलकर इसे अपना व्यवसाय बना सकें। क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री, ये बनाना आपने कहाँ से सीखा? मास्टर सिखाते। कितने दिन से सीखते हो ये काम? 2 महीना हो गई से। 2 महीने से सीख रहे हो। इसके बाद आप क्या करोगे? सरकार मदद दे तो करब, चार्ज मिल के। ये काम, ये ट्रेनिंग में आपको कितने पैसे मिलते हैं? 500। खूबसूरती का ये बेहतरीन नमूना इन आदिवासी महिलाओं के हाथों से है ना, एक अचंभे की बात। अगर इन्हें इसी तरह प्रोत्साहन मिले तो ये आदिवासी महिलाएं भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। ट्रेनिंग्स 2-3 इसमें दे रहे हैं। एक तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो पहले IRDP कहलाता था, उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी देते हैं, रिवॉल्विंग फंड भी देते हैं ताकि उनको एक स्टार्टिंग के लिए एक मार्जिन मनी मिल जाए। और मेरे पास में भी जो सैंपल्स हैं ये उन्हीं का ही प्रोडक्शन है। यहाँ लोकल बेल मेटल का काम होता है, लकड़ी का काम होता है। यहाँ पर एक नेशनल और इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक अवार्ड विनर एक डिज़ाइन है जो हालांकि आपको तुरंत तो दिखा नहीं सकते हैं। उसमें साइफन सिस्टम पे दिया जलने का मिट्टी का बर्तन है जिसमें आपको बार बार तेल नहीं भरना पड़े, तेल अपने आप साइफन से आ जाएगा जब तेल ख़त्म होने लगेगा। तो इस टाइप की चीज़ें उनके इनिशिएटिव है, इनोवेशन भी है, कहने का मतलब वही है। तो दिमाग में तो तेज़ हैं, उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो तरक्की बहुत कुछ कर सकते हैं। अंबिकापुर से 15 किलोमीटर दूर दारिमा के इस गांव में जिला प्रशासन ने मछली पालन विभाग की स्थापना सन 1995 में की। यहाँ पर आदिवासियों को मछली पालना, उनकी फसल बनाना, उनके बीज बनाना सिखाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये आदिवासी अपनी मेहनत और लगन से किस तरह प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। करो और सीखो, ये मंत्र दिया गया है यहाँ के आदिवासियों को। यानी हर काम खुद करके सीखो। जैसे मछली उत्पादन, यहाँ प्रशिक्षक इन्हें मछली उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं जिसमें निपुण होकर ये आदिवासी अपने अपने तालाबों में जाकर काम करते हैं और प्रशिक्षण के फलस्वरूप मछली उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें ही प्रशिक्षण दिया जाता है जिनके पास अपने तालाब हों या फिर उन्होंने सरकार से तालाब पट्टे पर ले रखे हों। ये देखिए सिल्वर कार्प मेल, ये देखिए ना मेच्योरिटी इसकी, यहाँ पर मिल्ट बाहर आ रहा है इसका, ये आ रहा है इसका मिल्ट जो है ये। आदिवासी बिहाने की पैदाइशी शिकारी, लेकिन ये गुजरे हुए कल की बात है। आज के इस आधुनिक युग में इन्होंने भी अपना एक हस्तक्षेप किया है। अब ये मछलियाँ शिकार नहीं करते हैं बल्कि इन्हें पालते हैं। इसमें पहाड़ी कोरवा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसके अलावा जो आदिवासी हैं उसमें गोंड हैं, आपके कंवर हैं, मझवार हैं। इन जितने जाति के अलावा सामान्य जाति के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें हमारा मुख्य रूप से यहाँ जो प्रशिक्षण का सिद्धांत हमारा है करो और सीखो। हम इसको पढ़ाने में कम से कम पढ़ाते हैं, अधिक से अधिक उनको काम कराते हैं। इससे क्या होता है, आदमी अपने स्वयं अपने हाथ से काम करता है तो उसको अंदाज़ लग जाता है कि कब मछली बीज डालना चाहिए, कब उसको खाना खिलाना चाहिए,
कितनी बड़ी मछली बाजार में बेचना चाहिए, क्या भाव मछली बिकती है, ये समस्त जानकारी अपना स्वयं करता है। पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ही कम पढ़ाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग पर जोर नहीं देते हैं। करो और सीखो। आदिवासियों को मछली पालन के लिए सरकार ने 0 से 10 हेक्टेयर ग्राम पंचायत, 10 से 100 हेक्टेयर जनपद पंचायत, 100 से 200 हेक्टेयर जिला पंचायत को पट्टे पर तालाब देने हेतु अधिकार दिया है। जाल बनाने के लिए निःशुल्क 400 रुपए के नायलॉन धागा प्रति प्रशिक्षणार्थी को दिया जाता है और प्रशिक्षण केंद्र तक आने और प्रशिक्षण के बाद वापस जाने का किराया भी दिया जाता है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सुलभ कराया जाता है। अनुसूचित जनजाति को प्रति हेक्टेयर बैंक ऋण 40,000 रुपए तक मिलता है। 20,000 रुपए तक दिए जाते हैं अन्य वर्ग के मत्स्य पालकों को अनुदान के रूप में। यहाँ पे कितने लोग सीखते हैं काम? ये 10 लोग हैं। 10 लोग जी। और क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ? यहाँ पे मछली पालते हैं, उसके बाद फीडिंग करते हैं और मछली के लिए खाना पीना देते हैं। आप अकेले रहते हैं या अपने परिवार के साथ रहते हैं? परिवार के साथ रहते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 3 हैं। सारे 10 लोग यहाँ परिवार के साथ रहते हैं? जी। यहाँ पे आपको पैसा वगैरह मिलता है? अभी तो ट्रेनिंग करते हैं तो मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 500 रुपया मिलता है। 500 रुपया महीने का? जी। क्या नाम है आपका? सुकुमैन। क्या काम करते हो आप यहाँ? मछली घिचथान। मछली? हो। अच्छा, कितने दिन से करते हो? साल भर हो गई। कितना पैसा मिलता है यहाँ पे काम करने से? कितना मिली? मछली बेचथन ताबे दो मिले। आदिवासियों की मेहनत और सरकार की योजनाएं अब दिन ब दिन इन्हें तरक्की की ओर ले जा रही हैं। आज हर गांव में अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जैसे पीने के पानी के साधन, सिंचाई के साधन, बिजली और सड़कें आदि। ऐसा लगता है मानो प्रभु पर इनका अटूट विश्वास और इनकी लगन इन्हें प्रगति की ओर ले जा रही है। शिक्षा के विकास से लोगों में जागरूकता आई है, उनकी सोच में परिवर्तन आया है, उनका रहन सहन बदला है। अब लोग कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों में रहने लगे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 12वीं तक। आप क्या समझती हैं, पढ़ना लिखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है? जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हमें अच्छे ज्ञान मिलते हैं, सभी चीज़ों की नॉलेज होते हैं, ना हमें कोई ठग सकता है। हम अपने घर को अच्छे साफ सुथरे रख सकते हैं, अच्छे से हिसाब किताब कर सकते हैं। और मैं शिक्षा गारंटी में नौकरी करती हूँ। मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं, उसी में हम खर्च चलाते हैं। और अगर और अच्छे से अधिक मतलब आगे बढ़कर पैसा मिलता तो हम फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी सब खरीद सकते थे। जिस रफ्तार से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से इन्हें भी बढ़ाना चाहिए। आज आप देखिए कि जिस कक्षा में कम छात्र रहते हैं, उसमें हर कक्षा के ऊपर शिक्षक का ध्यान बराबर पड़ता है। अगर कक्षा में छात्र अधिक हैं तो उतना शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता हर छात्र के ऊपर। तो मेरे हिसाब से पाठशाला और कॉलेजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और आज के दिन जैसे देखिए आपकी बगल के गांव में अगर पाठशाला है, थोड़ा दूर है, नदी नाले हैं, तो जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा और पाठशाला और कॉलेजों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट का जो इतना गांव-गांव में स्कूलें खोलने और हर जगह रोडों का जगह जगह जो हैं इतने साधन उपलब्ध करवाए गए हैं डेवलपमेंट के, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। शिक्षा में आरक्षण देना, नौकरी में आरक्षण देना, बच्चों के लिए पोशाक में आरक्षण देना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए किताबों के तौर पे छूट देना, ये अपने तरफ से शासन ने भरसक पूरा प्रयास किया है कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। किंतु जो रूढ़िवादिता इनमें रही और जो हिचक रही महिलाओं को विशेष करके बाहर भेजने में या पुरुषों को भी
आगे आके काम करने में। इस कारण उस पैमाने पे इनमें शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। जिस तुलना में हम लोग मिशनरीज़ की गतिविधि में आदिवासियों में उरांव समाज के लोगों को ही देख लें, उनमें विस्तार शिक्षा का ज़्यादा है। आप दोनों समाज को देखें तो उरांव समाज में अगर 60-70% या 50% साक्षरता आज के दिन है, तो संभव है कि गौड़ समाज में ये 30% हो, 40% हो। एक निर्धारित जनसंख्या है प्रत्येक लेवल के स्कूल्स के लिए। सामान्यतः प्राथमिक शाला या शिक्षा गारंटी केंद्र जो यहाँ की एक नोवेल स्कीम थी, जिसमें राज्य शासन ये गारंटी देती है कि अगर कम से कम 40 बच्चे निकलते हैं तो हम एक मास्टर और एक शिक्षा केंद्र जो है हम गारंटी देकर वहाँ खुलवा देंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। ये लगभग 500 की जनसंख्या पर मिलती है। प्रत्येक 3 किलोमीटर में जितने भी प्राथमिक शाला आएंगे उस पर एक माध्यमिक शाला, और कुछ माध्यमिक शालाओं को लेकर 10-1 हज़ार जनसंख्या पर एक हाई स्कूल, और उसके बाद उसके ऊपर के टर्स में एक ब्लॉक मुख्यालय या एक ब्लॉक में 2 जगह कॉलेज की स्थापना, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की स्थापना की बात कही जाती है। इसलिए ये जनसंख्या आधारित है। डायरेक्टली मांग के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि फलाने जगह एक हाई स्कूल देना ठीक रहेगा। प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे गौड़ समाज के लोग एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। अब हर गांव में चिकित्सा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर इनकी बीमारियों का इलाज होता है, दवा मुफ्त मिलती है। अब ये आदिवासी लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक हो गए हैं। इन्हें अब कई बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी काफी जानकारी हो गई है, जैसे पोलियो और मलेरिया की रोकथाम। अब महिलाओं की सोच में भी काफी बदलाव आ गया है। वो अब जान गई हैं कि सफाई का महत्व क्या है, स्तनपान का महत्व और गर्भावस्था के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया की बीमारी अगर गांव में फैल जाती है तो जैसे ही सूचना अगर हम लोग मिलता है तो वहाँ से टीम के द्वारा वहाँ उपचारित किया जाता है और सारे मरीज को ब्लड स्लाइड बनाए जाते हैं। उन स्लाइडों को मलेरिया जांच हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाता है। साथ ही साथ छोटे छोटे शिविर का आयोजन करते हैं प्रत्येक माह। इसमें जो है मातृत्व और बच्चा उसके बारे में बताते हैं, जिसमें कि स्तनपान हो गया, गर्भवती हो गया, टिटनस टॉक्साइड हो गया, एनीमिया के बारे में बताया जाता है। ये क्या है? सराई है। ये इससे क्या करते हो? इसको लेच कर इसको मेहनत करते हैं और साबुन बनता है और 3 रुपए लेता है। 3 रुपए किसका मिलता है? इसको लेते हैं। 3 रुपए किलो से ये बिकता है? हाँ। वनों के ये आदिवासी संरक्षक वनों को काटते नहीं, बल्कि जंगलों से सूखी लकड़ियां, फल फूल जैसे सराई, महुआ, तेंदुपत्ता आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। सरकार भी उन आदिवासियों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें रोजगार देती है। ये आदिवासी निर्माण कार्यों में जैसे विद्यालय, पुल, सड़क और भवन आदि के निर्माण में मजदूर के रूप में काम करते हैं। हम विकास की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो जो कुछ भी धनराशि या सरकार की योजनाओं का जो सवाल है, वैसे मूलतः ये विभाग है कभी देश के अंदर कभी बना नहीं।
पहली बार अटल जी अभी जब प्रधानमंत्री हुए तो इस मंत्रालय के बारे में विचार किया गया और पृथक से इस मंत्रालय को जनजाति मंत्रालय के नाम से इसको मान्यता दी गई। क्योंकि हम लोगों ने ख़ासतौर से वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में लगातार इस बात के लिए करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे कि आदिवासी जंगल और ज़मीन और जल ये उसकी मुख्य समस्या है। अगर जंगल में वो रहता है तो एंक्रोचमेंट के सवाल आते हैं, फॉरेस्ट लैंड का मामला आता है, और उनको अभी 1980 में जब से ये नया एक्ट बना तो सारी कठिनाइयाँ ये आदिवासियों को झेलना पड़ती है। और ये इससे लड़ाई को हम लोगों ने प्रारंभ किया, तब जाकर के इस नया मिनिस्ट्री बना। अभी आपको इन आदिवासियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है? बहुत बड़ा। किस प्रकार के परिवर्तन आप महसूस करते हैं कि और इन परिवर्तन के पीछे कैसे कैसे लोगों का हाथ रहा है? ऐसा है, परिवर्तन के पीछे शिक्षित हो जाने में स्वयं अपने आप को सफाई, कपड़ा लत्ता पहनने का शौक और मेहनत करके खाना पीना, अच्छा तरह से खाना पीना, बड़ों के साथ रहन सहन, यही परिवर्तन हुआ है। गांव का सजा सजाया हफ्ता बाजार, रंग बिरंगी पोशाकें पहने गांव के लोग यहां पर आकर खरीदारी करते हैं। महिलाएं अपने को सुंदर बनाने के लिए रंग बिरंगी चूड़ियों से अपने आप को सजाती हैं। अब मिट्टी के बर्तनों की जगह ले ली है कांसे और एल्यूमीनियम के बर्तनों ने। इस बाजार में गांव के लोगों की आवश्यकता अनुसार हर छोटी बड़ी चीजें मिलती हैं, जिसके लिए इन्हें दूर नहीं जाना पड़ता। एक अजीब सी खुशी का माहौल होता है। इन आदिवासियों के जीवन में कला का बहुत महत्व है, चाहे वो मूर्ति बनाना हो या चित्रकारी करना। ये गुण इनमें पीढ़ियों से विद्यमान है। इनकी इन कलाकृतियों में प्रभु के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास झलकता है। ये इन मिट्टी की कलाकृतियों को अनेक रंगों से सजाकर इनमें सजीवता उत्पन्न कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे अपने हाथों से इनके घरों की सुरक्षा कर रहे हों। इनकी ये कला सजीव, अकृत्रिम और ग्रामीण है। इनके चित्रों में प्रकृति की झलक होती है, जैसे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पशु पक्षी जैसे मोर, तोता, हाथी घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू। इनकी चित्रकारी में करुणा, रोमांच और श्रृंगार आदि के भाव व्यक्त होते हैं। पेंटिंग जो हमार बहुत पारंपरिक पुरानी चीज है। जन्माष्टमी में हमन मन 8वीं बोलथन, भादों कर 8वीं अंधरा, वो दिन कृष्ण भगवान का उपास रथी। वो दिन हाथी घोड़ा देवता देवी कर फोटो बनाती दीवार में। और शादी ब्याह में हमन देवता देवी कर फोटो बनाती, पशु पक्षी चिड़िया वगैरह मन का, सांप बिच्छी गोजरा सब चीज़ के बनाथन। एला काबर बनाथन शादी ब्याह कर त्योहार में। रंग इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। सुंदर रंग रंगीले कपड़े हों या फिर घर की दीवार पर बने रंग बिरंगे कला के नमूने, ये लोग त्योहार में अपनी भावनाओं को रंगों से दीवार पर अंकित कर देते हैं। तब दीवार में ये छूही माटी से बना था, अब ये एला रंग से बना थी। करिया माटी है, लाल मिट्टी है, पीला मिट्टी है। गांव में रंग नहीं लगाए, ये लाल मिट्टी करिया माटी बनाते हैं। गोंड जाति के लोग नाचने गाने के बहुत शौकीन होते हैं। इन प्रकृति प्रेमी आदिवासियों के नाच गान में
प्रकृति की झलक दिखाई पड़ती है। त्योहारों में स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे सब एक साथ सम्मिलित होकर हर्षोल्लास के साथ कदम से कदम मिलाकर ढोल की आवाज पर नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। करो प्रणाम मोर छत्तीसगढ़ महतारी टोला करो मैं प्रणाम बार बार। मानुष तन के बीच में भैया जैसे हृदय हवे, जैसे हृदय हवे मानुष तन के बीच में भैया जैसे हृदय हवे, जैसे हृदय हवे। जम्मू छत्तीसगढ़ में वैसे गोविंदपुर हवे और छत्तीसगढ़ में तारी टोला करो मैं प्रणाम बार बार। और छत्तीसगढ़ में तारी टोला करो मैं प्रणाम बार बार। तोला मैं जोहारों दाई तोला मैं जोहारों दाई करो प्रणाम मोर छत्तीसगढ़ में तारी टोला करो मैं प्रणाम।